हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PWOLIS। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम करेंगे कवर प्लेसेस इन न्यूज़ को। आज का जो पहला टॉपिक है वो है ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स का एक्सपेंशन। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो अभी तक हमें पता है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यानी ये 5 कंट्रीज़। अब इनमें हो रहा है एक्सपेंशन, अब इनमें कई नई कंट्रीज़ जुड़ रही हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ जुड़ रही हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पर पहला सवाल कि ब्रिक्स ओरिजिनली किन देशों का समूह था? ओरिजिनली 4 देश थे ब्रिक। ये 4 कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थी, जिनको जिम ओ'नाइल जो एक इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी कंट्री है जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और ये 4 कंट्रीज़ स्ट्रक्चर करेगी ग्लोबल इकोनॉमी को। तो इन चारों कंट्रीज़ को उन्होंने टर्म दिया था ब्रिक, वो ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करेंगे। 4 इकोनॉमीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बाकी इकोनॉमीज जब कमज़ोर हो रही थी तब ये तेज़ी से बढ़ रही थी, तो इसलिए ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई। और इन कंट्रीज़ में बाद में 2010 में जाकर इनके साथ साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो ये बन गई ब्रिक्स। तो इनिशियली जब 2001 में जिम ओ'नाइल ने बोला था तब केवल 4 कंट्रीज़ थी, BRIC यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा और अब जाकर इसका और ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और ये मुख्य रूप से 3 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं: पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। इनके ऊपर ये काम करते हैं। ब्रिक्स ने रिसेंटली अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी खोला था जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शंघाई में है। तो ब्रिक्स को देखा जाता है एज अ अल्टरनेट और एज अ मॉडल जिसके हिसाब से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ अपना रुतबा, अपना पार्टिसिपेशन ग्लोबली बढ़ाना चाहती हैं। अभी जितने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, ये सारे वेस्ट के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। यूरोप और अमेरिकन जो पावर होल्डर्स हैं वो यहाँ ज़्यादा शक्ति रखते हैं, उनके ही हेड ऑफ द, उनके ही लोग केवल इनके हेड बनते हैं। यहाँ ये एक साउथ का, ग्लोबल साउथ का ग्रुप है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है, मतलब जो वो कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज पहले नहीं हुई, और इन कंट्रीज़ ने मिलकर ये ब्रिक्स शुरू किया। और अब इसका एक्सपेंशन हमें दिखाता है कि इनकी पावर बढ़ रही है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जब बना तो उसके बाद जो सिस्टम आया कि भाई ये भी फाइनेंस करेंगे, भी लोन मुहैया कराएंगे, इसको देखा जाने लग गया कि दोबारा कुछ ग्रुप्स, कुछ कंट्रीज़ जो पहले पिछड़ रही थी वो अब अपने स्थान पे वापस आ रही है, अपना प्रभुत्व दिखा रही है। यानी G7 जो नॉर्मली दुनिया के 7 रिचेस्ट कंट्रीज़ एक टाइम में हुआ करती थी, सबसे पावरफुल कंट्रीज़ G7, उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हुई, उनके बदले में ब्रिक्स जैसा संस्थान आया जो देखता है कि अब ब्रिक्स कंट्रीज़ ज़्यादा चीज़ों को आगे ले जाने में सक्षम है, क्योंकि वो एक बड़ा पॉपुलेशन का सेक्टर, बड़े इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं G7 की रेलेवेंस भी घट गई है और बदले में G20 को आप ज़्यादा ग्रो करते हुए आज के टाइम में देख रहे हो, जिसकी जो मीटिंग है रिसेंटली न्यू दिल्ली में होने ही वाली है। तो ये हो गई बातें इसकी। अब ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा। ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ जुड़ेंगी वो है ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया। अब एक चीज़ गौर करने वाली है, अगर आपने रिसेंटली कवर किया हमारी टॉपिक्स को भी और न्यूज़ पे पढ़ी है, तो चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में थोड़ा ट्रूस कराया था, उनके बीच में एक समझौता सा कराया था कि दोबारा उन्होंने एक दूसरे के देशों में जाके अपनी क्या किया था, देशों में जाके अपनी एम्बेसीज खोली थी और राजनयिक संबंध को नॉर्मलाइज किया था। तो अब जो ब्रिक्स है, ये साल, अगले साल जनवरी से आना स्टार्ट करेंगे कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट होना। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एक तो ब्रिक्स थी, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। ब्रिक्स ICU, बस में ए जोड़ देना है। ब्रिक्स की 5 कंट्रीज होगी। I फॉर आपका इंडोनेशिया, ईरान हो गया, और सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना और UAE, ये ब्रिक्स ICU। अब ब्रिक्स हो गया है ब्रिक्स ICU, बस याद रखना इसमें ए भी है, ब्रिक्स ICU, इसमें ए बस याद रखना, एक एक्स्ट्रा कंट्री अर्जेंटीना है। तो अब ये ब्रिक्स ICU हो चुका है, ब्रिक्स बढ़कर, और इसमें दुनिया की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन है, दुनिया के सबसे बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो हैं, और जो ग्लोबल GDP है उसका 1/4 ये 25% से ज़्यादा इस ग्रुप की कंट्रीज़ की इकोनॉमी का पार्ट ही है। और ये अब जनवरी से लोग भी इसमें ज्वाइन हो जाएंगे अगले साल से। तो ये ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। कौन सी कंट्रीज़ में ऐड हुई हैं एक मैप के थ्रू देखते हैं। रशिया, चाइना, इंडिया हमेशा से थे, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। अब इसमें आपको दिख रहा है ब्रिक्स, तो ये थी हमारे पास ICU, ठीक है। अर्जेंटीना, UAE, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स एक ईंट की तरह थी जो ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाती है। अब इसने और बढ़ लिया, अपने आप को और बढ़ा लिया। अब इसके बाद और कंट्रीज में जुड़ रही है। क्या दिखाता है? ये दिखाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे जो चाइना है उसका प्रभुत्व हमें बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने ही सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक मीटिंग कराई जो आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। और इसी तरह वो चाइना ये भी चाहता है कि शायद पाकिस्तान भी इसका पार्ट बन जाए, पर क्योंकि ब्रिक्स के डिसीजन होते हैं यूनानिमिटी के साथ, एनानिमस डिसीजन होना चाहिए, यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, सभी को सर्वसम्मति के साथ ही ग्रुप्स के डिसीजन होते हैं। इसलिए उन्हें पता था इंडिया बाद में टांग अड़ाएगा, इसलिए पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया कि हमें ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनना। तो ये ब्रिक्स की बात हो गई, और ये दिखाता है कैसे डॉलर कमज़ोर हो सकता है अगर ब्रिक्स की इतनी कंट्रीज में आ गई इसके साथ। तो ब्रिक्स में एक नई करेंसी अगर अडॉप्ट की जाए तो शायद वो डॉलर के बदले दूसरी करेंसी बन जाए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अमेरिका के खिलाफ चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, और इंडिया बहुत ही एक नर्वस स्टेट में यहाँ पहुँच चुका है। तो थोड़ी डिस्कशन हो गई इसके बारे में। आई गेस अब आपको याद रहेगा ब्रिक्स ICAU ये नई कंट्रीज़ में ऐड हुई हैं। कौन सी कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए? ब्राज़ील, अर्जेंटीना का कौन सा एक इकोनॉमिक ग्रुप है, हमने किया था मर्कूसर। बाकी कौन सा है? पैसिफिक अलायंस, ये भी हमने कवर किया था। कुछ और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होता है, तो ये मर्कूसर का पार्ट है, यहाँ पर पैसिफिक अलायंस है। फिर जो इधर की कंट्रीज़ हैं UAE, ईरान, ये सब इनके साथ जैसे इंडिया और I2U2 हुआ, इंडिया, इजराइल, USA, UAE का ग्रुप। तो इस तरह कई सारे ग्रुप्स हैं जिनकी कंट्रीज ऑलरेडी पार्ट हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, IBSA का भी पार्ट है। इंडिया इन सब के साथ SCO का भी मेंबर है। तो जितने ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं इस तरह आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई ब्रिक्स की बात। आगे बढ़ते हैं, मून के बारे में जानते हैं। मून एक जगह जो काफ़ी न्यूज़ में, ऑब्वियसली हमारा सबसे चहेता जो चंद्रयान है यहाँ पहुँच गया, जिसमें प्रज्ञान और विक्रम दोनों वहाँ पहुँचे हैं। विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर। अब खास बात ये कि मून पे इतनी तबाही क्यों मची है, सबको जानने की अचानक से। मून में स्पेसिफिकली जो साउथ पोल है उसकी क्या खास बात है? अभी तक जितनी लैंडिंग्स हुई हैं मून में, वो सारी की सारी लैंडिंग कहाँ हुई है? वो हुई है नॉर्थ पोल के आसपास। यानी जो आपको चैंगे 5 भी दिख रहा है चाइना वाला, या USA और UAE के जितने थे, ये अपोलो 11 की बात कर लो, ये ब्लू वाले सारे USA के हैं, ये जो रेड वाले हैं USSR के हैं, और ये येलो वाले जो हैं वो चाइना के। अब देखो ये सारे के सारे कहाँ हुए हैं लैंड? ये सारे लैंड हुए हैं टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। चाइना भी इधर ही गया था। अब इंडिया जो है वो साउथ पोल पे, यानी फार साइड, साउथ पोल के बहुत करीब यहाँ लेके आया अपने चंद्रयान 3 को। यहाँ चंद्रयान 3 है, ठीक है, यहाँ लैंड हुआ चंद्रयान 3। जो लूना 24 था, जो लूना 25 हाल में फेल हुआ, लूना 24 पहले गया था, यहाँ पर लैंड हुआ था। जो रशिया का मिशन था वो भी पास में, यहाँ भी कहीं इधर ही कहीं लैंड होने वाला, चंद्रयान 3 के आसपास। तो इस साउथ पोल में जाने की क्यों तबाही मची है? देखिए, साउथ पोल एक ऐसी जगह जो अक्सर अंधेरे में रहती है, इसे डार्क साइड या फार साइड ऑफ मून भी कहते हैं। यहाँ पर पहली बार कोई कंट्री का जो एक लैंडर लैंड किया, और इसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये होती है कि सबसे पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से प्लेन ने सबसे पहले साउथ पोल पे लैंड किया था, तो वो होगा चंद्रयान 1 जो साउथ पोल पर ही गया था। चंद्रयान 2 की बात अगर हम करें, चंद्रयान 2 गया था तो उसने क्या किया? चंद्रयान 2 ने हार्ड लैंडिंग हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। हार्ड लैंडिंग मतलब वो जाके टकरा के क्रैश कर गया था, जबकि चंद्रयान 3 ने बिल्कुल अपने आप को लैंड कराया, और फिर वहाँ से आपका अब फोटोज़ भी आनी स्टार्ट हुई हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो साउथ पोल की खास बात क्या है? साउथ पोल की खास बात यह है कि यहाँ पर सनलाइट एक अलग एंगल पे आती है, तो बहुत बड़े बड़े शेडोज़ बनते हैं यहाँ पर। क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं बनती तो आइस होने की संभावना है। अगर आइस अगर होगी तो उससे पानी निकल सकता है, पानी का यूज़ कर सकते हैं अगर H2O को हम तोड़ के फ्यूल बनाने के लिए, जिससे आगे जाकर और भी यहाँ पर रिसर्च की संभावना है। और ये वो एरिया है जहाँ पर अभी तक ऐसा कोई रिसर्च हो नहीं पाया है, ऐसा कोई काम हो नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ पर कोई गया नहीं था। रशिया और अमेरिका ने भी पहले, सोवियत संघ जो था, USSR था, उसने और अमेरिका ने भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन यहाँ नहीं की है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन होनी स्टार्ट होगी, और एक रेस से हमें मून पे दिखती है जो अब नई स्टार्ट हुई है, क्योंकि जापान भी अपना मिशन लेके आ रहा है, चाइना भी है, रशिया शायद दोबारा ट्राई करे। उनकी पिछला जो मिशन था फ्लॉप हो गया, क्रैश लैंड कर गया लूना 25, जो 47 ईयर्स के बाद उन्होंने लैंड किया था। तो अगर आप देखो अभी कितने मिशन कैसे कैसे गए हैं, तो ये 1960 से आपको दिखता है लूना 2 जो पहला सोवियत रशिया का जो पहुंचा था चांद पर, फिर लूना 9 जिसने पहली सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग में फिर अमेरिका यहाँ पहुंचना स्टार्ट हुआ, और USA लगातार यहाँ पर उनके मिशन होने स्टार्ट हुए। और फिर अब चैंगमे 5 वो पहला रॉक सैंपल 40 साल में उसने कनेक्ट किया था। इस तरह आप देखो चैंगमे 5 हुआ, चैंगमे 5 2020 में हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इससे पहले चैंगमे 3 गया था, चैंग 3 और लूना 25 चंद्रयान 3 अब यहाँ पर गया। तो आपको दिख रहा है लगातार। इससे पहले इजराइल का भी मिशन था बेरशेफ्ट जो फेल हो गया, जापान का एक जो लैंडर गया वो क्रैश कर गया,
और अभी रशिया का जो लैंडर वो भी क्रैश हो गया। तो ये दिखाता है कि साउथ पोल, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्रेटर्स हैं, लाइट नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्रेटर्स है, तो वहाँ लैंड कराना भी मुश्किल है। और इसीलिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है भारत के लिए। मून लैंडिंग में रेस आपको इसलिए भी दिखती जा रही है कि भाई वहाँ पर आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले सोवियत के या जो मिशन थे वो सारे साउथ पोल पे गए थे, जो नॉर्थ पोल पे गए थे। सदर्न पोल के आसपास टेरेन बहुत टफ है लैंड कराने के लिए, वहाँ पे रोशनी कम रहती है और वहाँ पर कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, तस्वीरें भी वहाँ की ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए चंद्रयान एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। मून लैंडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑब्जेक्टिव हैं चंद्रयान 3 के। सेफ सॉफ्ट लैंडिंग दिखाना लूनर सरफेस के ऊपर, रोवर को मून के ऊपर ले जाकर डेमोन्स्ट्रेट करना कि भाई क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, यानी चंद्रमा के वातावरण के अंदर ही कुछ एक्सपेरिमेंट करना, जो चंद्रयान 3 के द्वारा इसरो करने में सफल हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी न्यूज़ में है। नॉर्थ सी में ऑयल ड्रिलिंग को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनी से नॉर्थ सी में ड्रिलिंग करना चाहती है उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठी हैं। तो नॉर्थ सी कहाँ है पहले ये देख लो। नॉर्थ सी असल में इस रीजन में है जो आपको यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इसके बीच का इलाका जहाँ स्ट्रेट ऑफ डॉवर है या फिर आपका सार्गेक स्ट्रीट है, ये सारा इलाका है जो आपका कहलाता है नॉर्थ सी। इसको नॉर्दर्न सी रूट से कंफ्यूज नहीं करना है। नॉर्थ सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। नॉर्दर्न सी रूट कहाँ था जो हमने रशिया के इसमें पढ़ा था, नॉर्दर्न सी रूट ये वाला है, आर्कटिक के पास से जाता है, जबकि नॉर्दर्न सी आपका इस साइड है, ब्रिटेन के पास। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्दर्न सी रूट वो आर्कटिक के आसपास जो रूट बन रहा है वो, नॉर्दर्न सी जो है वो ये वाला है जो आपको मेडिटेरेनियन के पास यहाँ देखने को मिलता है। ये इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच में, और ये बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी इसके ईस्ट में है। यहाँ से आपको दिख रहा है मैप पे क्लियरली नॉर्दर्न सी कहाँ पर है। यूके, जर्मनी, यूरोप के आसपास वाला जो इलाका है वो है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में बात क्या हुई, यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन पहले साइन हो चुका है। अब यहाँ पे जो ड्रिलिंग होगी इसको लेकर काफ़ी विवाद था। तो मुद्दा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ड्रिलिंग हो रही है, ऑफशोर ड्रिलिंग होगी तो विवाद बढ़ेगा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नॉर्थ सी कहाँ पर है आप देख लो। नॉर्वेजियन सी के साइड में ये इलाका है आपका नॉर्थ सी का। नॉर्दर्न सी रूट अलग है। अब ऑफशोर ड्रिलिंग क्या होती है ज़रा वो भी देख लो। ऑफशोर ड्रिलिंग में जाकर आप शेल्फ के अंदर आकर ऐसे एक ड्रिलिंग करते हैं जिससे ऑयल या रिसोर्सेज आप निकाल सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलता है, इसलिए लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते ही रहते हैं। और ये नॉर्थ सी की बात है जहाँ जो कौन सी लोकेशन है ये आपको पता लग गई। ऑफशोर ड्रिलिंग का मुद्दा है जो आप समझ चुके हो। ठीक है, नॉर्दर्न सी रूट कहाँ पर है जो डेवलप हो रहा है, वो आर्कटिक के ऊपर से डेवलप हो रहा है। रशिया के लिए शॉर्ट रूट है, व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई का रूट हमने पढ़ा था उस दिन। और ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये रहा आपका रशिया वाला, यहाँ से नया रूट है जो काफ़ी टाइम और स्पेस बचाएगा रशिया के लिए भी, और ईजी कनेक्टिविटी उन्हें प्रोवाइड करेगा बिना मेडिटेरेनियन सी में घुसे हुए। ठीक है, अब जब हम ऑफशोर ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा नॉर्थ सी के बारे में। एक और ड्रिलिंग का मुद्दा है जो काफ़ी विवाद में था, और एक इक्वेडोर की बात यहाँ पर आती है जहाँ पर एक नेशनल पार्क है, यसुनी नेशनल पार्क। यहाँ पर ऑयल फील्ड थे, ITT ऑयल फील्ड, जिसको लेकर लोगों ने वहाँ वोट दिया कि हम यहाँ नहीं चाहते कि यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग हो। यसुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है, इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका में। यहाँ पर एक नदी भी बहती है, नेपो रिवर, नेपो, ये नेपो रिवर यहाँ बहती है। ये एक ऑयल फील्ड है जिसको लेकर वोटिंग हुई कि भाई यसुनी नेशनल पार्क में लोगों ने कहा कि भाई नहीं, यहाँ पर हम नहीं चाहते कि ड्रिलिंग हो। ये असल में यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व है, और बहुत ज़्यादा यहाँ बायोडाइवर्सिटी और ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है। स्पेसिफिकली वावरानी और किचवा लोग यहाँ पर रहते हैं, इनका नाम याद रख लीजिए, जो जनरेशन से यहाँ रहते आ रहे हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर ये जो ITT यानी इश्पिंगो तिपुतिनी तावोचोका ऑयल फील्ड्स हैं यसुनी नेशनल पार्क में, ये ऑलमोस्ट जो पूरे इक्वेडोर का 40% जो क्रूड ऑयल रिजर्व है इसी नेशनल पार्क में है। तो याद रखिए यसुनी नेशनल पार्क की जब बात आए तो जापान में नहीं, चाइना में नहीं, ये इक्वेडोर में है। इक्वेडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर बसा हुआ एक कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका के आसपास बिल्कुल करीब। और यहाँ पर आपका यसुनी नेशनल पार्क जहाँ पर अराउंड 40% के क्रूड ऑयल रिजर्व है। मुद्दा ये हुआ है यसुनी नेशनल पार्क में कि लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग हो, क्योंकि जो इक्वेडोर की जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जो वावरानी और किचवा लोग हैं, उनकी जो जीवन शैली है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका, और प्लस इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होगा। स्पेसिफिकली यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है यसुनी नेशनल पार्क, तो याद रखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो यसुनी नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस जगह सिचुएटेड है, किस कंट्री में है, तो कहाँ है, इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ अवस्थित है, किस कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ, ये हमारी इक्वेडोर है। जो नापो रिवर है यहाँ से बहती है, नापो भी न्यूज़ में थी इसलिए मैंने नापो कवर कर दिया कि भाई नापो रिवर यहाँ पर बहती है। ऑयल फील्ड थे यहाँ पर, कहाँ पर, तो यसुनी नेशनल पार्क के पास। ये बातें हो गई हमारी साउथ अमेरिका के पास। अब इसी रीजन के थोड़ा ऊपर जब आप ये मैप देख रहे हो ना, यहाँ इक्वेडोर है, यहाँ पर ऊपर में एक पनामा कंट्री है जहाँ पे एक फेमस है पनामा कनाल।
जो पैनामा कनाल अब मुद्दे में है। हो ये रहा है कि सूखा पड़ गया है इस इलाकों में, इसी चक्कर में पैनामा कनाल में पानी की बहुत कमी आ गई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पैनामा कनाल में पानी की कमी आ गई है, और ये कमी की वजह से अब उन्होंने कहा अगले 10 महीने तक क्रिसमस के आसपास बहुत ज़्यादा शिप्स चलते हैं वहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि भाई हमें पानी को वहाँ रेगुलेट करना पड़ेगा, शिप्स का आना जाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और पानी कम होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्स्थिति हो गई है। तो पैनामा कनाल पहली बात कहाँ स्थित है, ये है पैनामा कनाल। ये आपको अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। ये कनाल कैसी कनाल है? एक आर्टिफिशियल कनाल है जो बनाई गई। स्वेज कनाल और जो आपकी पनामा कनाल है, दोनों आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित नहरें हैं जो बनाई गई थी इंपॉर्टेंट समुद्रों को जोड़ने के लिए। असल में इसके पीछे बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी के कारण, पर यूएसए ने जानबूझ के ये कनाल ज़बरदस्ती पनामा में सरकार गिरा कर ये नहर खुदवाई थी ताकि ये नहर बन जाए। अगर ये नहीं बनता ना तो आपको न्यूयॉर्क से अगर सैन फ्रांसिस्को जाना है तो लैंड रूट बहुत लंबा है, या तो वो ऐसे रोड से जाएं या फिर ये ऐसे घूम के साउथ अमेरिका के नीचे से जाएं, तो वो रूट बहुत लंबा हुआ करता था 12,000 माइल्स का, जो अब घट के केवल 4,000 माइल का रह गया जैसे ये पनामा कनाल बनी थी। पनामा कनाल एक इम्पॉर्टेंट, एक तरह का कह सकते हैं एक लाइफलाइन है यहाँ के ट्रेड रूट्स के लिए, क्योंकि पनामा कनाल की वजह से आपको अगर इधर चाइना जाना है, एशिया जाना है, आप सीधा पनामा कनाल लो और इजीली यहाँ से ट्रेड करो। वरना पहले आपको 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है, इसमें 10 से 11,000 किलोमीटर बच जाते हैं पनामा कनाल होने की वजह से। तो पनामा कनाल इज़ वेरी वाइटल फॉर द इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑफ दिस रीजन। अब बात यह है, पनामा कनाल में बहुत सारा जो पानी आता है वो सी वाटर नहीं होता, वो रिवर वाटर भी होता है, और ये वाटर वे जब बनाया गया तो यहाँ पर वाटर लेवल सूखे की वजह से गिर गया है, और इसकी वजह से कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर एल नीनो आता है तो यहाँ पर पानी में ऑलरेडी कमी हो जाती है। तो पनामा कनाल की इस कमी की वजह से जो दिक्कत आ रही है कनेक्टिविटी में, पानी की कमी की वजह से इसको उनको कम करना पड़ रहा है। इसी तरह एक और कनाल जो मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्वेज कनाल। वो किसको किससे जोड़ती है? वो जोड़ती है आपके रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। ये रहा स्वेज कनाल, अगेन एक आर्टिफिशियल बनाया गया था रूट, क्योंकि वरना आपको अटलांटिक से अगर एशिया जाना है तो आप इतना बड़ा अफ्रीका पूरा केप ऑफ गुड होप को कवर करते हुए आते। ये नया रूट है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जगह टाइम और स्पेस बचाता है किसी भी कंट्री को ट्रेड करने के लिए इस रूट में, तो इसलिए स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ के लिए भी। स्वेज कनाल में भी रिसेंटली एक ट्रैफिक जाम लग गया था, जहाँ एक शिप फंसने की वजह से वहाँ पर वो मूवमेंट आगे नहीं हो पा रही थी, जो अगेन हमें बताता है किस तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स वो है जहाँ पर या तो किसी देश की नेवी के शिप लगने की वजह से या किसी भी वजह से जाम लग सकता है, और जो ग्लोबल ट्रेड है वो रुक सकता है, उसे कंटेन किया जाए, उसे ढंग से मैनेज किया जा सके। तो ये एग्जाम्पल है कि भाई स्वेज कनाल में भी कुछ टाइम पहले दिक्कत आई, अब पनामा कनाल में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत आ रही है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो क्लाइमेट चेंजेस पे काम करें और जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है उसको भी अच्छे से रेगुलराइज करें। ये बात हो गई पनामा कनाल की और स्वेज कनाल की। और स्वेज कनाल कहाँ है? मेडिटेरेनियन के पास। ये रहा मेडिटेरेनियन सी। अब देखिए मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है? यहाँ है मेडिटेरेनियन सी। ये आपका जो इंपॉर्टेंट इसमें आपके स्ट्रेट है, याद रखिए इसके आसपास कौन कौन से सी हैं। एड्रियाटिक सी यहाँ पर है, ठीक है, एगन सी, सी ऑफ क्रेट, आयोनिया सी, अल्बोरान सी, और स्पेसिफिकली एगियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बोस्फोरस का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ दर्दनेलिस और बोस्फोरस स्ट्रेट। ये जो दो स्ट्रेट्स हैं इनको याद कर लीजिए, कहाँ पर अवस्थित है? दर्दनेलिस और बोस्फोरस। स्पेसिफिकली रशिया और यूक्रेन को लेकर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोस्फोरस स्ट्रेट और दर्दनेलिस स्ट्रेट। यहाँ पर ही असल में जो रशिया का असल दर्द है कि उसको अगर ट्रेड करना है रशिया को, तो ब्लैक सी पार करके मेडिटेरेनियन में घुस के तब यहाँ से निकल के तब जाके वो ट्रेड करेंगे, अटलांटिक में पहुँचेंगे। बहुत विवाद रहता है उनके लिए, तो वो इसलिए अक्सर चाहते हैं कि भाई कहीं और से रूट मिल जाए हमें, जबकि हमारा नॉर्थ सी इस तरफ था, इधर की तरफ नॉर्थ सी इस तरफ था, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी का रूट है। इससे ही बचने के लिए वो नॉर्दर्न सी रूट डेवलप कर रहे हैं कि भाई आर्कटिक पिघल जाए, हमारे शिप्स के लिए रूट बन जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक नया रूट की बात हो गई। जब हमने बात की स्वेज और पनामा कनाल की, तो एक चीज़ और दिमाग में आई होगी, रिसेंटली हमने एक चैनल की बात की थी, सुनीला चैनल। सुनीला चैनल किसने बनाया था? यूक्रेन ने। किसके ऊपर? डॉनबी रिवर के साथ वाली ट्रिब्यूटरी के ऊपर, ताकि उन्हें ब्लैक सी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि ब्लैक सी पे रशिया क्या कर रहा है? बमबारी कर रहा है, कभी भी तबाही मचा दे रहा है, तो उससे बचने का उनको एक रास्ता मिल गया। तो ये हो गया सुनीला चैनल, पनामा कनाल, स्वेज कनाल, आपने देख लिया, मेडिटेरेनियन सी देख लिया, आपने देखा नॉर्दर्न सी कहाँ है, नॉर्दर्न सी रूट कहाँ है, ये आपने समझ लिया। अब थोड़ा भारत देश वापस आते हैं और केरला में एक मेगालिथिक साइट मिली है जहाँ पर हेड स्टोन मिले हैं, जिन्हें मलयालम में थोपिकल्लू भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टोन्स का एक जत्था मिला है, जिसको देख के कह सकते हैं कि मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स एट एन अनप्रोटेक्टेड लैंड, जिसको बचाया हुआ नहीं था, संरक्षित जगह नहीं थी, वहाँ पर इस मात्रा में हमें कलेक्शन ऑफ हेड स्टोन्स मिले हैं, जो कि
मेगालिथिक्स हैं और जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड के अवशेष हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए थोपिककल्लू कहाँ पर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो मेगालिथिक हेडस्टोन जहाँ मिले हैं केरल में, उसको लेकर वो न्यूज़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिकारू मिगला फुक्चे। ये असल में क्या है? ये BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लार्जेस्ट मोटरेबल रोड बनाया है लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में। यहाँ इसकी ग्रोथ का मतलब ये है, डेमचौक का इलाका, यहाँ डेमचौक है, इससे फ़ायदा ये होगा, इंडिया लगातार चाइना से लेकर एक गंभीर स्थिति में रहता है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। तो वहाँ एक मोटरेबल रोड होने के बाद इंडियन आर्मी के पास आने जाने के लिए काफ़ी संभावनाएं होंगी, काफ़ी आसानी होगी, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडिया की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसलिए ये एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ, डेमचौक सेक्टर में, कौन सा, लिकारू मिगला फुक्चे रोड, इसका काम करना शुरू कर दिया है। ये कनेक्टिविटी देगा मिलिट्री को, जो फुक्चे सेक्टर है वहाँ पर भी, जो LAC की बिल्कुल पास है, जिससे उनको बहुत मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि भाई कहाँ पर कौन से सी रूट्स हैं, कौन से इलाके हैं, ब्रिक्स एक्सटेंड हुआ है, कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट है, क्या मैंने आपको एक्रोनियम बनाया, साउथ पोल पे क्या लैंडिंग थी, कौन कौन से देश अभी तक कोशिश कर चुके हैं जानने की, कौन कौन असफल रहे हैं। ये वो था आज का प्लेसेस इन न्यूज़। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग PW Only IS। हैव अ नाइस डे।